प्रश्न नंबर 1। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन लोडिंग कहलाती है, बी बूटिंग कहलाती है, सी डिवाइस ड्राइवर कहलाती है, या डी कंपाइलिंग कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा बी। ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। देखिए, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क में सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि रैम में आता है। इस पूरी प्रोसेसिंग को हम तकनीकी भाषा में बूटिंग कहते हैं। और रैम की आपकी फुल फॉर्म बताई थी, क्या थी इसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है? मतलब जो मेन काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ए यूटिलिटी मैनेजमेंट करना, बी मेमोरी को मैनेजमेंट करना, सी वर्ड प्रोसेसिंग, डी फाइल को मैनेजमेंट करना। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ड प्रोसेसिंग करना। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये यूटिलिटी क्या होता है? हमारा एंटीवायरस होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है। मेमोरी को तो मैनेजमेंट करता है और फाइल को भी मैनेजमेंट करता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको मैनेजमेंट नहीं करता। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि एमएस वर्ड या लिब्रो ऑफिस के अंदर राइटर में टाइपिंग करना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, क्रोम या फिर टेली कुछ भी हो, एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर हमारा चलाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल चलाया जा सकता है। नहीं, कभी नहीं चलाया जा सकता। केवल इंटरनेट होने पर चलाया जा सकता है, या केवल एंटीवायरस होने पर चलाया जा सकता है। देखो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चला सकते। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे के सॉफ्टवेयर चलते हैं। एक एग्जांपल से मानो कि अगर आपके घर की नींव नहीं पड़ी है तो क्या आप लिंटर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना। उसी प्रकार जब तक तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। कि प्रश्न नंबर आता है 4। विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का यूजर इंटरफेस उदाहरण है? विंडोज और लिनक्स जो दोनों के, ठीक है। ए ऑप्शन सी यू आई का, बी ऑप्शन केवल जी यू आई का, सी ऑप्शन है मल्टीटास्किंग जी यू आई, या सिंगल टास्किंग। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सी मल्टीटास्किंग जी यू आई का। सही है। विंडोज और लिनक्स दोनों ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि जी यू आई है, और इनमें हम एक साथ कई काम जैसे कि गाना सुनना है, टाइपिंग करना है या फिर वीडियो देखनी है, सब एक साथ भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीटास्किंग जी यू आई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5। सिमेट्रिक्स मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है? ए ऑप्शन एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, बी ऑप्शन एक ही कंप्यूटर में कई प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम साझा करते हैं, सी ऑप्शन कंप्यूटर बिना प्रोसेसर के चलता है, डी ऑप्शन इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, एक ही कंप्यूटर कई प्रोसेसर के साथ मिलकर काम करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब कंप्यूटर एक पर बहुत भारी काम करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा सीपीयू के बीच काम करने को बराबर बांट देता है ताकि काम जल्दी हो सके। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 6। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस उपकरण के साथ किया जाता है? ए कीबोर्ड के साथ, बी माउस के साथ, सी प्रिंटर के साथ, डी मॉनिटर के साथ। आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा प्रिंटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। स्पूल का फुल फॉर्म सिम्युलेटेनियस प्रीफेरल ऑपरेशन वन लाइन होता है। जब हम प्रिंटर को एक साथ 10 फाइलें प्रिंट करने को दे देते हैं तो प्रिंटर उन्हें एक कतार में रख लेता है और धीरे धीरे करके सारी फाइलें प्रिंट कर देता है। इसी को हम स्पूलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इनबिल्ट टूल होता है जो बाहरी नेटवर्क के हमलों को रोकता है? याद पूछ रखना कि कंप्यूटर सिस्टम पूछा है, अगर वो एंड्रॉइड सिस्टम पूछता तो उसका अलग होता है। ये ऑप्शन डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बी ऑप्शन फायरवॉल, सी कर्नल, डी कंट्रोल पैनल। हमारा सही उत्तर होगा बी फायरवॉल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा दीवार है। इंटरनेट से आने वाली किसी भी गलत डेटा या हैकर को रोकने के लिए ये फायरवॉल ही काम करता है। प्रश्न नंबर 8। वर्चुअल मेमोरी यानी कि आभासी मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से लेता है? रोम से लेता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी के खाली स्पेस से लेता है, रैम से लेता है, या पेन ड्राइव से? हमारा सही उत्तर होगा बी, हार्ड डिस्क या एसएसडी के खाली स्पेस से। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जब हम कंप्यूटर की रैम कम पड़ जाती है और हमें कोई भारी गेम या सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क के सभी खाली हिस्से को अस्थायी रूप से रैम की तरह इस्तेमाल करना लग जाता है। इसी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं।
प्रश्न नंबर 9, किसी नए हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने पर उसे चलाने के लिए किस विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की, बी ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर की, सी ऑप्शन कंपाइलर की, डी ऑप्शन आपका ब्राउजर की। तो आपके सबसे मेन होती है डिवाइस ड्राइवर की। जब तक आपके पास ड्राइवर नहीं है तब तक आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। एक्सपेंशन, कोई भी नया हार्डवेयर कंप्यूटर तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक उसका ड्राइवर या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो। ड्राइवर इसी हार्डवेयर का परिचय ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर, विंडो 10, लिनक्स, एमएस डोस या यूनिक्स। तो आपका सही उत्तर होगा सी, एमएस डोस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमएस डोस एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए यूजर का समय बचाना, बी सीपीयू को हर समय व्यस्त रखना, सी बिजली की खपत कम करना, डी कंप्यूटर की स्क्रीन साफ करना। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, सीपीयू को हर समय व्यस्त रखना। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मुख्य मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम तैयार रहते हैं। जैसे ही सीपीयू का काम खत्म करता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे तुरंत दूसरा काम दे देता ताकि सीपीयू खाली ना बैठे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होता है? ये ऑप्शन कंप्यूटर की एक केबल, बी एक प्रोग्राम का वायरस होता है, सी किसी प्रोसेसर या प्रोग्राम का सबसे छोटा भाग होता है, डी फाइल का नाम। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, किसी प्रोसेस या प्रोग्राम का सबसे छोटा भाग जो होता है हमारा ये थ्रेड कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बड़े प्रोग्राम या प्रोसेसर के अंदर कई छोटे छोटे काम होते हैं, उस काम के सबसे बड़े हिस्से को थ्रेड कहा जाता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र रूप से चला सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? ये ऑप्शन रैम के अंदर, बी रोम बायोस में, सी हार्ड डिस्क में, डी कैश मेमोरी में। हमारा सही उत्तर होगा बी, रोम बायोस के अंदर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर जागता है। ये रोम के अंदर होता है और इसका काम हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढकर रैम में लाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे का काम पूरा होने का इंतजार करते हैं और सिस्टम अटक जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए बफरिंग, बी बूटिंग, सी थ्रेसिंग या डी डेडलाइन। अब मान लो कि कहीं जाम लगा हुआ है, एक गाड़ी यहाँ पर आकर टकरा गई, एक गाड़ी यहाँ पर टकराई, तो बीच में जाम हो गया आपस में, तो इस जाम को क्या कहते हैं? इस जाम को हम कहेंगे डेडलॉक। ये बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम्पल देखते हैं। डेडलॉक कंप्यूटर की वो स्थिति है जब दो प्रोग्राम एक दूसरे के रिसोर्स को रोककर बैठ जाते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम में आमने सामने दो गाड़ियां आ जाए, कोई पीछे ना हटे, इसे पूरे सिस्टम जाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर का क्या काम होता है? देखो बफर क्या होता है, आपने देखो कभी इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है, जो चक्कर चलता रहता है उसी को हम बफर कहते हैं। एक कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर स्पीड के अंतर को संभालने की अस्थायी स्टोरेज होती है, सी फाइलों को डिलीट करना, डी वायरस को रोकना। जब मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से चलता है उसको बफर कहते हैं, तो यही स्पीड तो ये बढ़ा नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, दो उपकरण के बीच डेटा ट्रांसफर की स्पीड के अंतर को संभालना, उससे अस्थायी स्टोरेज। जब हम इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं तो कभी कभी वीडियो अटकती है और गोल घूमती है, जिसे हम बफरिंग कहते हैं। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम धीमी स्पीड वाले नेटवर्क और तेज स्पीड वाले प्रोसेसर के बीच तालमेल बिठाने के लिए कुछ डेटा पहले से स्टोर कर लेता है, जिसे हम बफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क व्यू ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए अगर आप 10 विंडो पे काम कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि ये 10 विंडो है, इन सबको ओपन करने की एक साथ 10 की 10 विंडो ये दिखाई दे, इन सबको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज के साथ टैब बटन, अल्ट के साथ टैब बटन, या फिर कंट्रोल के साथ टैब बटन, और डी ऑप्शन आपका शिफ्ट के साथ टैब बटन। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विंडोज के साथ टैब बटन। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे 10 की 10 विंडो आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक साथ डेस्कटॉप बनाकर अलग अलग काम मैनेज करना चाहते हैं तो विंडोज और टैब दबाकर टास्क व्यू खोल सकते हैं। ये ट्रिपल सी का सबसे लोकप्रिय सवाल है और कई बार ये आ चुका है। ये 100% इसको रट के ही जाना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो।
क्वेश्चन नंबर 17, लिनक्स में किसी नई डायरेक्टरी फोल्डर को बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? याद रखना कि विंडोज लिनक्स के अंदर पूछा है। ए मेक dir का, बी mkdir का, या फिर md का, और इसमें न्यू dir का। देखिए अगर आपकी cmd प्रॉम्प्ट होती तो cmd प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, md करते हैं, फिर उसके बाद हम फोल्डर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा, लिनक्स विंडो में, तो आपका बी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, mkdir। लिनक्स टर्मिनल में अगर आपको कमांड के जरिए कोई नया फोल्डर बनाना है तो mkdir कमांड प्रॉम्प्ट उपयोग होता है, जिसका नाम मेक डायरेक्टरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 10 और विंडो 11 में सुरक्षा के लिए पहले से आने वाले इनबिल्ट एंटीवायरस का नाम क्या होता है? देखिए ए ऑप्शन विंडोज डिफेंडर, बी ऑप्शन अवेस्ट एंटीवायरस, सी क्यूक हेल का, या डी नाइटन सिक्योरिटी का। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विंडोज डिफेंडर या विंडोज सिक्योरिटी। अब आपको विंडोज में अलग से एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट खुद ही विंडोज डिफेंडर नाम का एक बहुत ही मजबूत एंटीवायरस फ्री में साथ देता है जब आप विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल कराओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज 10 11 में नोटिफिकेशन एरिया और शॉर्टकट सेटिंग को देखने के लिए एक्शन सेंटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ये कहना जा रहा है जैसे कि आप कौन सी शॉर्टकट की दबाओगे, आपकी ब्लूटूथ, ठीक है, इसके बाद आप वाईफाई जो होता है आपका वाईफाई, या फिर आपका बैटरी पिकअप जो होता है, ये सिर्फ आइकन जो होते हैं इनको देखने के लिए, इसी के हम फोन वगैरह तो ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारे आइकन दिखाई देते हैं, फ्लाइट मोड वगैरह है, सब कुछ ब्लूटूथ वगैरह। तो बेसी हमें इसके अंदर विंडोज में देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हुई होती है? विंडोज के साथ एन, विंडोज के साथ ए, विंडो के साथ सी, या फिर अल्ट के साथ ए। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विंडोज के साथ ए, बिल्कुल टू राइट आंसर। देखिए जैसे हमारे मोबाइल में ऊपर से नोटिफिकेशन बार नीचे खींचते हैं, वैसे ही विंडोज कंप्यूटर में वाईफाई ब्राइटनेट नोटिफिकेशन देखने के लिए विंडोज की के साथ ए दबाकर एक्शन सेंटर खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विंडो में खुली हुई विंडो के बीच स्विच करने यानी कि एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यह प्रयोग होता है? तो ये तो आप सभी को पता है कि अल्ट के साथ टैब बटन। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको क्रोम और बट दोनों एक साथ खोल रखे हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ टे दबाकर बहुत आसानी से और तेजी से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जंप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज में स्क्रीन पर खुली हुई सभी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपकी विंडो पे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर खुले हैं, जैसे कि ये क्रोम खुला है, ये आपका एमएस वर्ड खुला है, ये आपका एक्सेल ओपन है, ठीक है, इन सबको एक ही साथ मिनिमाइज करके, मतलब नीचे जो आपका टास्क बार आता है यहाँ तो दिखाई दे लेकिन क्लोज नहीं, यहाँ दिखाई दे, ये सारे आइकन सही है, इन सबको क्लोज करके हमें जो डेस्कटॉप दिखाई देनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की पूछी है। विंडोज के साथ डी, विंडोज के साथ एम, उपयुक्त दोनों यानी कि बोथ ए और बी दोनों, कंट्रोल डी। तो आपका सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। आप कोई सी भी इसमें से की दबा सकते हो विंडोज के साथ, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंच जाओगे। अगर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुले हैं और आप सीधे होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो आप विंडोज डी, विंडोज एम का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट या रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन डेल बटन का, बी रिमूव का, सी आरएम का, डी क्लियर का। हमारा सही उत्तर होगा सी आरएम। ये कमांड प्रॉम्प्ट हम करेंगे उसके अंदर और सारा कुछ डिलीट कर सकते हैं। लिनक्स में फाइल को कमांड लिनक्स से हटाने के लिए आरएम का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का यूज होता है? ये तो आप सबको पता ही होगा, किसका, F2 का। एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर के पदाक्रम को क्या कहा जाता है, मतलब एक स्ट्रक्चर में रखा जाए? ए ऑप्शन ट्री स्ट्रक्चर, बी नेटवर्क स्ट्रक्चर, सी लीनियर स्ट्रक्चर, डी डाटाबेस। आपका सही उत्तर होगा ए ट्री स्ट्रक्चर। देखिए आप जब भी विंडो चला रहे हो तो उस विंडो के अंदर एक विंडोज प्लस आर की दबाओगे तो एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसमें लिखना सीएमडी। जैसे आप सीएमडी प्रॉम्प्ट करोगे तो एक नई विंडो ओपन होकर आएगी, उसके अंदर आपको लिखना है ट्री, और ट्री लेके जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो इस प्रकार से आपके फोल्डर दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर वन फोल्डर, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर एडीसीए, एडीसीए के अंदर जो भी कोर्स होते हैं आपके, जैसे कि पेंट सिखाया जाता है, उसमें एमएस वर्ड सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है, इस प्रकार से ट्री बन के ये आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिनक्स में एडमिनिस्टर या सुपर यूजर किस नाम से जाना जाता है? ए एडमिन से, बी रूट से, सी सुपरियर से, डी मैनेजर से। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।